आपने भी देखा होगा कि जब भी आदमी सपोज एक अपने रूटीन में है, तो जैसे ही उसको दिमाग में किसी से सुनकर या खुद उसके मन में किसी तरह का इन्फ्लुएंस आ गया कि मुझे योग सीखना है या योग मैं आई वॉन्ट टू परस्यू योग इन माई लाइफ, तो वो पहले ही दिन किसी आसन में बैठ जाएगा। अगर भगवान शिव की फ़ोटो देखो या फिर दूसरा जो गुरु गोबिंद साहब की फ़ोटो देखो आप, तो दोनों की जब वो आसन में बैठते हैं तो उनके नीचे शेर की खाल होती है। शेर की खाल के बहुत सारे मतलब अर्थ हो सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इसके आगे चलेंगे आसन के, कि आसन का वैल्यू क्या है। आपका ब्रेन जो है ना, वो दो तीन चीज़ों से जीता है। ब्रेन नीड्स मूवमेंट, ये याद रखिए। तो कायदे से अगर आप चल रहे हो तो अभी तक आपने समझ लिया होगा कि ये जो योग दर्शन है, ये दर्शन क्यों है, और ये सूत्र कहना ठीक तो है लेकिन परफेक्ट क्यों नहीं है। फिर आपको ये समझ आ गया होगा कि यम क्या है, जो हमने पिछली 2 4 5 एपिसोड में किया, नियम क्या है, और यम और नियम में बेसिक जो अप्रोच है उसमें फ़र्क क्या है। तो 21 एपिसोड हमें यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हो गए। अब हम चल रहे हैं अगले मॉड्यूल में, अगले जो थर्ड पार्ट है, यम, नियम और उसके बाद आसन। तो इस एपिसोड में जब हम आसन करेंगे तो पहले एक थोड़ा सा आसन तक पहुंच सकें इजीली, तो वो एक आधार फिर से बना लेते हैं कि पहले हमने समझा यम। यम में जो हमने 5 चीज़ें हैं वो समझ ली कि अच्छा हमें क्या करना चाहिए, कि मेंटल एट्रीब्यूट्स कैसे होने चाहिए, दिमाग में किसी के प्रति नफरत नहीं रखनी चाहिए, या कुछ चोरी का टेंडेंसी ना हो, अपरिग्रह कुछ इकट्ठा करने की, मतलब अपने लिए कैमुलेशन का शौक ना रहे ज़्यादा। जब तक ये सादगी दिमाग में ना बैठे और उस सादगी की रिफ्लेक्शन नियम जीवन में ना दिखे, तो अगर आप आसन में बैठ भी जाओगे तो आसन आपको फ़ायदा नहीं देगा। मैं सिर्फ यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो अष्टांग योग के 8 स्टेप्स हैं, इनकी क्रोनोलॉजी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए हमारे दिमाग में। मतलब अगर यम पहले दिए तो वो पहली ही चीज़ होगी जो करने के लिए ज़रूरी है आपके लिए। अगर नियम पहले नहीं दिया और यम पहले दिया है, तो इसका मतलब यही है कि जब तक यम के ऊपर आपका दक्ष ना हो जाओ, क्या बोलते हैं उसको, स्किल्ड ना हो जाओ, तब तक नियम करोगे भी तो नियम बड़ा वो नकली सा होगा नियम, वो नियम असली नहीं होगा आप में। तो यम, नियम, और उसके बाद अब आ गया जो हम आने वाले आसन पे। अच्छा सोच के देखो कि ना तो मैंने अपने ब्रेन की जो ट्रेनिंग है वो दिमाग से चेंज किया मैंने कुछ, मैं वही नफ़रत में, लालच में और इसी चीज़ों में घूम रहा हूँ, और ना ही मैंने कुछ बाहर आचरण में बर्ताव किया, तो सीधा बैठ गया किसी आसन में। मैं ये क्यों कहना चाह रहा हूँ बार बार, क्योंकि मेरे देखने में जितना आया, आपको आपने भी देखा ही होगा, जो सत्य तो सत्य रहेगा ना, कि आपने भी देखा होगा कि जब भी आदमी सपोज एक अपने रूटीन में है, तो जैसे ही उसको दिमाग में किसी से सुनकर या खुद उसके मन में किसी तरह का इन्फ्लुएंस आ गया कि मुझे योग सीखना है या योग मैं आई वॉन्ट टू परस्यू योग इन माई लाइफ, तो वो पहले ही दिन किसी आसन में बैठ जाएगा। मतलब किसी योग के स्कूल में चला जाएगा, तो वो है ना, उसको कुछ ना कुछ वो पहले खरीदेगा, एक नया योगा पैंट खरीदेगा अच्छी सी, फिर योगा मैट खरीदेगा अच्छा सा। तो इन्हीं चक्करों में योग छूट जाता कई बार। तो मैं खैर योगा मैट के बारे में थोड़ा सा अगर नाम आ गया तो बता देता हूँ कि वैसे तो आसन समझाने के बाद ही बताना चाहिए था, मैं बता देता हूँ फिर भी, कि आसन जो है उसकी कोई बहुत स्पेसिफिक नहीं है कि
किस तरह से बैठना है, कि हाथ को इस मुद्रा में रखना हो, वो हठ योग का काम है। मैं उसका भी कोशिश करूँगा बीच में थोड़ा सा कंपैरिजन करके दिखा दूँ। लेकिन मेरे कहने का मतलब, जब पतंजलि आपको आसन सिखाता है तो वो हठ योग का, गुरु गोरखनाथ का योग नहीं है, वो पतंजलि का योग है। तो इसका पतंजलि का जो अप्रोच है वो सिर्फ इतना ही है, वो काय शुद्धि नहीं, काय बोलते हैं हम बॉडी को, तो काय शुद्धि नहीं है, वो है चित्त की वृत्तियों का निरोध, है ना। तो अगर काय के ऊपर बहुत जोर नहीं लगा रहे तो बहुत इम्पॉसिबल टास्क जो हैं, वो बड़े फैंसी जो शारीरिक पोस्चर है, वो पतंजलि के रास्ते में नहीं आते। हठ योग में 90% जो फोकस किया गया वो शरीर के ऊपर किया गया, और पतंजलि योग दर्शन में जो 90% फोकस किया गया वो आपके मेंटल एट्रीब्यूट्स के ऊपर किया गया। सरल भाषा में कई बार हम ऐसे कह देते हैं कि यार वो तो हठ योग जो है वो बड़ा टफ है, उसमें ये है ना, मतलब टफ जो है वो योग के पोस्चर्स आते हैं, तो वो टफ है, डेफिनेटली टफ है। लेकिन उसकी जो टफनेस है वो शारीरिक तौर के ऊपर है, मतलब शरीर के लेवल के ऊपर है। लेकिन शरीर को आप आज नहीं तो कल, आपको रास्ता पता है कि किस तरह से ये पोस्चर करना है। आज नहीं करोगे, 6 महीने लगे रहोगे तो कर लोगे। पतंजलि ऐसे है जैसे आपको खुशबू को पकड़ना है शीशी में, क्योंकि ये मेंटल एट्रीब्यूट्स है। तो आप जितना भी उसको दिमाग की विल पावर से करने की कोशिश करो, ये छूट जाएगी कहीं ना कहीं। तो इसलिए शारीरिक, अगर आप पतंजलि को जज करोगे इन टर्म्स ऑफ बॉडी पोस्चर, तो आपको लगेगा पतंजलि ईजी है। अच्छा, ये ईजी से तो बैठना ही तो है, ऐसे ही तो करना है। लेकिन बैठकर जो अंदर से चेंजेस करनी है, वो मेरे कहने के बाद और पतंजलि के लिखने के बाद और बार बार उसको बताने के बाद भी छूटने की संभावना बनी रहेगी। तो मैं इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक है ना, एक हल्की सी शेक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पतंजलि के आसन को सिर्फ शारीरिक तौर पर आसन मत समझ लेना। आसन को उसने ज़्यादा फोकस किया ही नहीं। तो एक ही सूत्र है, सुख स्थिर आसनम। जो आसन सुख, जिसमें बैठकर आपको सुख मिले, मतलब मेरे को तकलीफ ना हो उस तरह से बैठे, स्थिर मतलब स्टेबल होना चाहिए, वो हिले ना ज़्यादा या मैं हिलता ना रहूँ बार बार, वो नहीं। सुख स्थिर आसन वही आसन है, इससे ज़्यादा डेफिनेशन नहीं है पतंजलि के रास्ते में। हठ योग में मैं बार बार ये इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि हमने तो आसन ये पढ़ा, हमने ये सुना, हमारे गुरुजी ने ये करवा दिया, तो वो हठ योग का होगा, पतंजलि के रास्ते में नहीं है। हालांकि कई बार पता नहीं क्यों इतनी बड़ी गलती कैसे कर देते हैं लोग, लेकिन जब आपको पतंजलि करवाना है तो उसमें पतंजलि ही करवाना चाहिए। पतंजलि का नाम लेकर बहुत सारे गुरु जो करवा रहे हैं वो हठ योग करवा रहे हैं। ये तो खिचड़ी खाने के लिए अच्छी है, बनाने के लिए अच्छी, योग में बनाने के लिए खिचड़ी अच्छी चीज़ नहीं है, तो उसको सेपरेट ही रखना चाहिए। तो अब हम बात कर रहे हैं आसन की, तो तीसरे नंबर पे है, मतलब मैं, अगर आपको यम समझ है और यम का इम्प्लीमेंटेशन भी आपके काबू में आने शुरू हो गया, आपने प्रैक्टिस किया इसको रोज के, जैसे आपको के सामने किसी ने कुछ गलत बात किया, आपने इमीडिएटली उसको रिएक्ट करने की बजाय सोचा कि यम ये अलाउ नहीं करता, और ना ही अपने मन में जो द्वेष भाव है उसको दबाने की कोशिश की। आपने उस सिचुएशन को समझने की कोशिश की कि अच्छा ठीक है, इसके एंगल से इसको लगा होगा, इसने बोल दिया, ये इसकी हैबिट है, तो मैं इसको, मेरे बोलने से भी क्या ही हो जाएगा। देयर इज सम अंडरस्टैंडिंग, अहिंसा के लिए या अपरिग्रह के लिए एक सुकून है जो आप में, वो बन जाना चाहिए। तो इसके बाद जो सेकंड था हमारा, वो था नियम, कि जब अंदर से कुछ चेंज हो गया, अच्छा ब्यूटीफुल, तो आपने बाहर भी उसका इम्प्लीमेंटेशन किया। अच्छा, इतना फोकस क्यों करें हम यम और नियम के ऊपर बार बार? क्योंकि यम और नियम को छोड़कर, स्किप कर या सिर्फ समझ भर कर, समझ लिया, किसी को सुना भी दिया ज़्यादा से कि मेरे को ये पता है, मेरे को 5 सुनना, तो मेरे से 5 मेरे को आते हैं, तो ये है ना, कोई 6, 7, 8 स्टैंडर्ड का कोई एग्ज़ाम नहीं है। ये खुद को, एक तो होता है कि आपको शाही पनीर की रेसिपी याद है, और दूसरा ये है कि आप बनाकर खा चुके। तो यम और नियम बनाकर खाने वाला मसला है, ये समझने का मसला नहीं है। तो जब आप ये दोनों कर लोगे ना, तो उसके बाद आपके लिए जो आसन है उसकी इम्पोर्टेंस पैदा हो जाएगी। उसके पहले आपके लिए आसन फ़ायदेमंद नहीं है। 99% लोग
जब हमें कंप्लीट करते हैं वो क्या बोलते हैं कि हम बैठते हैं ना जी, तो ध्यान भटकता है। भटकेगा, यम और नियम में पक्के नहीं हुए। इट इज़ सो सिंपल बट मिस कर देते हैं हम कई बार। मैं वही बोलता हूँ ना कि कुछ गुरु खुद को पिताजी से ऊपर समझते हैं, तो वो यम और नियम सिर्फ समझाते हैं, उसको शेक कर कर उसको अंदर एब्जॉर्ब करवाने की कोशिश नहीं करते। तो सिर्फ सीधा आसन, और कुछ तो बहुत बुद्धिमान सीधा ही यम से आसन से शुरू करेंगे कि आज हम ये आसन करेंगे, वो कुछ कुछ पैटर्न को चेंज नहीं किया जा सकता। जिसने बनाया है वो हमसे ज़्यादा ही जानता होगा, ये एक आइडिया रखना यार दिमाग में। तो मैं जो बात कर रहा था वो योगा, जो मैट एंड योगा पैंट, एक तो योगा मैट के ऊपर बात कर लेते हैं। मैं अक्सर बोलता हूँ कि आसन के बारे में कुछ खास नहीं बताया गया, लेकिन जो मोटी मोटी 2 4 5 ब्रॉड लाइन दी गई हैं, उनमें से एक ब्रॉड लाइन ये भी है कि आप जब बैठोगे आसन पे, तो आपके और धरती के, देखो इट इज़ एंड ऑफ द डे इट इज़ हाउ यू आर एबल टू री इग्नाइट योर इनर एनर्जी। दैट्स द आइडिया ना। आप उसको हठ योग की भाषा में बोलोगे तो बोलोगे शिव और शक्ति का मिलन है। शिव इज़ द कॉन्शियसनेस, शक्ति जो है आप में ऊर्जा है, प्राण है, कुछ भी है, उस तरह से देख लीजिए। अगर हम पतंजलि की भाषा में देखेंगे तो हम इसको बोल रहे हैं कि भाई पुरुष और प्रकृति, है ना। तो हमने पहले बात कर ली है पुरुष और प्रकृति के ऊपर, तो हम बस शब्दावली बदल रहे हैं, फंडामेंटली कुछ सेम ही हो रहा है। तो उसका जो ब्रॉड लाइन है उसमें से एक ही है कि आपके और धरती के बीच में डिसकनेक्ट नहीं बनना चाहिए। जैसे पहले लोग मैं मतलब कई बार बोलता हूँ कि अगर आप समझने की कोशिश करो, भगवान शिव की फ़ोटो देखो या फिर दूसरा जो गुरु गोबिंद साहब की फ़ोटो देखो आप, तो दोनों की जब वो आसन में बैठते हैं तो उनके नीचे शेर की खाल होती है। शेर की खाल के बहुत सारे मतलब अर्थ हो सकते हैं, लेकिन 2 4 मैं अपनी बुद्धि से जितना मेरी रीच है समझने की वो वहीं से बोलूँगा, क्योंकि कहीं भी इस तरह रीज़न नहीं दिया गया। तो मैं ये नहीं क्लेम करता कि जो मैं उसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ वही सटीक एक्सप्लेनेशन है। मुझे जो समझ है मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि एक तो जंगल में ये रूल हो सकता है कि आपके पास अगर डॉग है या आपके पास अब कभी आपने जानवरों को ऑब्जर्व किया है, तो उनकी टेरिटरी इंचज़ में नहीं होती, उनकी टेरिटरी स्मेल से होती है। तो जब आप शेर की खाल के ऊपर बैठोगे तो बड़ी संभावना है कि आपको आके शेर की फैली हुई स्मेल से कुछ छोटा मोटा कोई ये वुल्फ या कुछ और इस तरह के जानवर आपको डिस्टर्ब करने वहाँ पे नहीं है। कि कोशिश वो यही करते हैं कि जहाँ से शेर की टेरिटरी है वहाँ से साइड में ले लिया जाए। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, शेर की ही जो है वो जो है वो स्मेल वो यूज़ की जाती है, जो शेरनी है उसकी नहीं की जाती। उसका रीज़न भी है क्योंकि अगर वो शेरनी होगी तो उसकी स्मेल से अपोजिट अगर शेर अट्रैक्ट हो गए तो वो वहाँ पे पहुँच गए तो रंग में भंग पड़ जाएगा ना। तो इसलिए एक वो भी तो शेर ही यूज़ होना चाहिए था। दूसरा, जब आप समाधि पे बैठे हो तो चींटी वींटी चढ़ सकती है आपके ऊपर। घर में भी कभी किचन में चींटी आ जाए तो क्या करते हैं हम, हल्दी पकड़ते हैं और हल्दी थोड़ा सा गिरा देते हैं तो वहाँ पे चींटी नहीं आती, है ना। तो अगर मेरे पास एक कपड़ा है सफ़ेद ही होगा और उसको बाल्टी में थोड़ी सी मैं हल्दी घोल दूँ, तो उसमें डिप करके अपने ऊपर वो कपड़ा ले लूँ, तो बड़ी संभावना है कि मेरे ऊपर चींटियाँ नहीं चढ़ेंगी। अब हम बाज़ार से उसी रंग से मैचिंग करके, जो हमारे गुरु लोग संत लोग हैं, वो उस तरह का डाई का, सिल्क का कपड़ा, रेशम का कपड़ा, कॉटन का, लिनन का कपड़ा ले रहे हैं, तो ये साइंस खत्म होगी। तो राख राख लेके घूम रहे हाथ में, तो ज्योति खत्म होगी। ज्योति जो है हमारी आंख ज्योति पे होनी चाहिए। ज्योति के जाने के बाद जो बची हुई राख है उसको इकट्ठा करने का क्या ही फायदा है। हालांकि राख भी बिकती, भभूति कहते लोग उसको, लेकिन उसमें ना तो रोशनी है ना गर्मी है। तो जिनको राख पसंद है वो इस तरह से इकट्ठे करते हैं, लेकिन ज्योति है तमसो माँ ज्योतिर्गमया, दैट्स आइडिया। तो जिनको ज्योति पसंद है तो वो राख के पीछे नहीं भागेंगे। तो जब आपके बैठने में और धरती में डिस्कनेक्ट बन जाए, डिस्कनेक्ट मतलब है समथिंग विच इज़ नॉट नेचुरल। 2 3 तरह की घास से बन सकती है, चटाई वगैरह घास से बनाओ तो वो भी आपके आसन की तरह से काम कर सकता है। लेकिन जब आप चटाई खरीदोगे तो आप लोकल किसी
जो दुकानदार है उसको बेनिफिट दे रहे हो, आप किसी कॉर्पोरेट को, किसी बड़े सेक्टर को फ़ायदा नहीं दे रहे। और आपके गुरु भी उनके स्पोक्स पर्सन हैं, इसलिए आपको सिखाया जाता है कि योग करने में आपको योग मैट चाहिए होता है, योगा मैट चाहिए। अच्छा हाँ, एक चीज़ हो, मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ योगा मैट के। अगर आपका उद्देश्य इतना ही है कि आपको योग से फिजिकल वेलनेस चाहिए, तो योगा मैट इज़ गुड। तो जो वो वाला योग मैट होगा तो वो आपको क्या करेगा कि स्लिप नहीं करे, एंटी स्किड आता है ना, तो स्लिप नहीं करेगा आप, है ना, तो आपको बड़ा ईजी है वो करने के लिए, वो ठीक है। लेकिन जब आप पतंजलि के योग में जा रहे हो, चित्त वृत्ति निरोध, एंड यू आर ट्राइंग टू परस्यू समथिंग हायर, तो ये योग मैट जो है वो फोम से बनता है, जिस भी मटेरियल से बनता है, दैट इज़ वेरी डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम द अर्थ, वो एक इंसुलेटिंग बन जाती है। मैं अक्सर बोलता हूँ, शायद आपको सुनने में अजीब लगे, क्योंकि एंड आई एम ट्राइंग टू अटैक ऑन योर रिजिड बिलीव्स। बिलीवर का रास्ता नहीं है ये, तो मैं उसी तरह से जब मेरे को मौका लगता है मैं थोड़ा सा उसके ऊपर कोशिश करता हूँ कि आपको उस स्लेवरी से बाहर निकाल, मेंटल स्लेवरी से बाहर निकाला जा सके। तो जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो गुरु आपको ये रिकमेंड कर रहा है कि आध्यात्मिक, शारीरिक तौर पे वो रिकमेंड कर सकते हैं, जो गुरु आपको आध्यात्मिक योग सिखा रहा है और वो ही उसकी प्रेजेंस में आप सामने योगा मैट लेकर बैठे हो, तो मुझे इस बात का पूरा संभावना लगती है कि उस गुरु को अध्यात्म का अ भी नहीं पता होगा। शायद उसने ज़िंदगी में कभी 5 सेकंड के लिए भी ध्यान में बैठकर उस अवस्था को छुआ नहीं होगा। वो सिर्फ शरीर का ही कुछ क्रिया सिखा, और ये मेरे को हैरानी होती कई बार कि अध्यात्म छुआ नहीं आपने, शरीर इतना इतना पेट बाहर निकाल रखा, तो आप किस चीज़ में दक्ष हो? तो दिस इज़ अ क्वेश्चन। लेकिन आपके लिए जो समझने की बात यह है कि कुछ भी ऐसा आप शिला पे बैठ जाओ, मतलब पत्थर के ऊपर, पत्थर की शिला मिलती है उस पर बैठ जाओ, मतलब अगर आप पहाड़ में हो तो ये पॉसिबल है, शिला के ऊपर बैठा जा सकता है। शिला के ऊपर बैठने का ये मतलब है कि छोटे मोटे क्रीपी क्रॉली जो होते हैं वो शिला के ऊपर नहीं चढ़ेंगे, वो घास के अंदर अंदर चलेंगे, तो आप सेफ जगह पे हो। और शिला जो है वो आपको धरती से डिस्कनेक्ट नहीं कर पाती। तो ये योग मैट और ये फैंसी चीज़ों का आइडिया जो है वो अच्छा नहीं है। कोशिश कीजिए कि उसको नेचुरल रखिए। नेचुरल का मतलब ये है कि घास से बनी हुई, तिनकों से बनी हुई चटाई मिलती है, वो रख सकते हैं। बिल्कुल प्योर 100% शुद्ध कॉटन से बना हुआ कुछ आपको मिल जाए तो वो यूज़ किया जा सकता है। जूट की जो वो है, अनाज की बोरी होते हैं जूट की, वो भी रखी जा सकती है। लेकिन क्या है कि हमने योग को बना दिया एक सुपरमार्केट में बिकने वाला एक फैंसी आइडिया। तो उस तरह से काम करते, नीचे जूट की बोरी रखोगे तो आपको एस्थेटिकली करेक्ट नहीं लगता, तो इसलिए योग वो नहीं चलता। लेकिन एस्थेटिकली करेक्ट क्या है कि एक योग मैट हो, उसके ऊपर ऐसे लिखा हो कोई ब्रांड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में, इस तरह से लगता है कि भाई हाँ ये करेगा योग, तो वही है ना। तो वो आइडिया नहीं, फिर योग पैंट की जो है आपका, उससे मैचिंग आपका वो होगा, है ना, अच्छा लगता है, फ़ोटो वोटो डालोगे तो नेट के ऊपर चला जाता है। तो इन चीज़ों के लिए ये शायद अच्छे हैं। लेकिन अगर आपको बाहर से कुछ करना है तो योग मैट अच्छा है, योग पैंट अच्छी है एंड एवरीथिंग। अगर आपको अंदर का कुछ करना है तो बाहर पे इतना इन्वेस्ट मत कीजिए, अंदर इन्वेस्ट कीजिए। ऑब्वियसली आपका डायरेक्शन बाहर है, तो आपको अगर रंग दिख रहा है तो ये मेरे वाला रंग है, ये मेरे को रंग पसंद नहीं, मैंने नया रंग लेके आना, तो ये कुछ और ही हो रहा है ना योग के नाम पे। तो अगर वाकई रंग और योग मैट से ही अध्यात्म हो तो पतंजलि तो बेचारा गरीब फंस गया होगा, तो वो कैसे करेगा? तो है ना, क्योंकि ये तो अभी नई लेटेस्ट इन्वेंशन है। तो ये अमेरिकन योग हो सकता है, पतंजलि का योग नहीं है। तो अमेरिकन तो मतलब है ना, हर एक चीज़ को वो कमर्शलाइज कर देते हैं, और उसको कमर्शलाइज करने में वो उसका रूट ख़त्म कर देंगे। खैर, अब हम बात कर रहे थे पतंजलि के आसन में। तो यह है सुख स्थिर आसनम। सुख, सुख से बैठे हो, आपको तकलीफ नहीं हो रहा बैठने में। स्थिर, इट इज़ स्टेबल प्लेटफॉर्म, यही आसन है। इसके ज़्यादा कुछ अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको अगर बिल्कुल टांगे फोल्ड करके जिस तरह से हम
है ना, पद्मासन में बैठते हैं, उसमें सुख मिल रहा है, आपको लग रहा है कि तकलीफ नहीं, आपकी प्रैक्टिस है, तो आप बैठ सकते हो। तो जिस तरह से आपको अच्छा लग रहा है बैठने में, उसी तरह से बैठिए। टांगों को फोल्ड कर लीजिए, जैसे हम खाना खाने के लिए धरती पे बैठते हैं उस तरह से बैठ सकते हैं, और स्थिर होने की कोशिश कीजिए। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसके आगे चलेंगे आसन के, कि आसन का वैल्यू क्या है। आपका ब्रेन जो है ना, वो दो तीन चीज़ों से जीता है। ब्रेन नीड्स मूवमेंट, ये याद रखिए। अभी अगर आप बिल्कुल बेड के ऊपर आराम से लेटे हुए हो और जाग रहे हो, तो आपको अपना फ़ोन देखना पड़ेगा, और फ़ोन में कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही है, तो ब्रेन इज सेटिस्फाइड, उसको लगे हाँ कुछ तो हिल रहा है, तो उसको मूवमेंट चाहिए। नहीं होगा तो आप टांगे हिलाते रहोगे, बैठोगे, लेटोगे, तो नहीं होगा तो आप दिमाग में कुछ सोचे जाओगे। तो तीन तरह से मूवमेंट हो सकती है, एक आप आंखों से, एक बुद्धि से ओवर थिंकिंग, और दूसरा शारीरिक रूप के ऊपर। तो देखो, जब आप कोई, कुछ लोग इंटरव्यूज़ के लिए या कुछ ऐसी पैनिक सिचुएशन में जाते हैं, तो इंटरव्यू या एग्जामिनेशन हॉल के बाहर बैठकर या अंदर इनसाइड द हॉल वो फ़ोन नहीं चला सकते, तो कुछ देखने वाला जो मूवमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो लय देकर उनके पास पाँव बचते हैं, वो हिलाते रहते हैं या हाथ हिलाते रहेंगे ना। तो ये एक आइडिया है कि ब्रेन को मूवमेंट जो है, अच्छा, ब्रेन और बॉडी को दो इस तरह से, दो पिलर देखिए, कि ये इस तरह से, कि एक पिलर ये ब्रेन है, और ये मतलब ये आपका बुद्धि है, और ये बॉडी है, फिजिकल बॉडी। तो ये दोनों एक दूसरे की प्रोजेक्शंस हैं। आप अगर एक को रोकोगे तो दूसरे में एनर्जी ज़्यादा घुस जाएगी। एक एक रिवर है, उसके दो डिस्ट्रीब्यूटर्स बना दीजिए, एक डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप बंद करने की कोशिश करें तो दूसरे में फ्लड आ जाएगा, इस तरह से समझ लीजिए। तो ये है इनका रिश्ता आपस में, ब्रेन और बॉडी, दीज आर कनेक्टेड। तो जब आप दिमाग से किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, तो अटक कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो, किसी पॉइंट के ऊपर है ना, मोमबत्ती चलाकर उसके ऊपर फोकस कर रहे हो, या सांसों के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो आप एक्चुअली फोकस कहीं पे भी कर लीजिए। तो जब आपको बताया जाता है ना कि सांसों के ऊपर फोकस करना, या यहाँ पे फोकस करना आपको, या फिर बाहर किसी लाइट के ऊपर फोकस करना है, तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे, कि जो ब्रेन में 10-15 थॉट्स पैरेलल चलती रहती हैं, उनको यूनिफाई करके एक बनाने की कोशिश करें, कि एक से तो लड़ सकते हैं, 15 से नहीं लड़ सकते। ख़त्म एक को भी करना होता है अंत में, लेकिन पहले ही दिन 15 को ख़त्म करेंगे तो नहीं होगा। दिस इज़ हाउ इंटेलिजेंटली वी नो हाउ ब्रेन फंक्शंस, कि हम ब्रेन को इस तरह से तो ट्रेन किया जा सकता है कि 10 चीज़ों से, देखो मैं छोटी सी बात बताता हूँ, इट इज़ वेरी रिमार्केबल थिंग, कि स्वामी विवेकानंद सेड समवेयर कि एक इडियट में और एक एनलाइटन में जो फ़र्क है, इट इज़ जस्ट द डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन। एक बड़ी अच्छी बुक है, RAPT, तो आप उसको पढ़ सकते हो। दिस बुक गिव्स यू द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब वो नहीं है कि आप जिस तरह से आपको सिखाया गया है कि कंसंट्रेशन इज़ द एबिलिटी टू थिंक, टू एग्जीक्यूट वन टॉपिक फॉर एज लॉन्ग एज, इसी से मास्टरी पैदा हो जाएगी। जब आप एक ही चीज़ लंबे समय तक उसी शिद्दत से, उसी गहराई से कर सकोगे, तो यही विवेकानंद कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एक इडियट में और एक एनलाइटेंड बीइंग में फ़र्क होता है, वो सिर्फ डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन का है। तो पहली जो बात है उसमें ये सही नहीं लगता, ऐसा लगता है कि कुछ इतना ईजी तो नहीं हो सकता ना, कि मुझ में और विवेकानंद में ये फ़र्क है क्या, कि डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन का। यस, हम कंसंट्रेशन नहीं कर सकते उस लेवल की, इसलिए हम, वी आर कॉमन पीपल। तो जो थोड़े से हमसे स्पेशल होते हैं, वो चाहे किसी भी फील्ड में अच्छे हों, उनमें एक ही चीज़ होता है, दे आर वेरी फोकस्ड एंड दे आर वेरी कंसंट्रेटेड। मैंने बुक का भी सजेशन दे दिया, आप थोड़ा सा उसको फॉलो कर सकते हो। तो दिस इज़ द आइडिया, कि आपको जब ब्रेन की 10 चीज़ों के ऊपर से आपको ध्यान हटाकर एक के ऊपर रखने की पावर आ जाए, तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, कि अब आपका दुश्मन 15, 20, 25, 100 नहीं है, अब आपका दुश्मन एक ही है, क्योंकि आपने उसको यूनिफाई करने की पावर, एक स्किल डेवलप कर लिया। तो उसके बाद आप अपने बॉडी को फ्रीज करने की कोशिश करोगे, सुख स्थिर आसनम।
तो जैसे ही आप बॉडी को स्टिल करोगे तो एकदम फिर से सैलाब आएगा, या तो आपको लगेगा कि आपकी कमर पे कुछ चढ़ रहा है, खारिश कर ली, या पीछे कोई बैठा है, तो इस तरह से कुछ है ना, छत के ऊपर कोई है क्या, बारिश हो रही बाहर, इस तरह से कुछ आप सवाल सोचते हैं, मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ रखी है, देखो जरा उठ के। तो इस तरह से आपको डाइवर्जन ब्रेन क्या करेगा, चालाकी से आपकी बॉडी को हिलाने की कोशिश करेगा। फिर वो कर देगा क्या, तुम्हारा तो जो दाहिना पैर है वो सुन्न हो रहा है, टांग खोल के देखो जरा। तो इस तरह से, तो अब ये इनकी दोनों की आपस में मिली भगत देख रहे हो क्या, ब्रेन और बॉडी की, कि आप एक चीज़ को रोकने की कोशिश करोगे, वो दूसरे की तरफ से अपने आप को फ्लो करने की कोशिश करेगा। यहीं से इम्पोर्टेंस आती है सुख सुख स्थिर आसनम, कि सबसे पहले आपको सुख से बैठना आना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, और इसको ही आसन कहा जाता है। इसके सिवाय कोई, अच्छा दुनिया में बड़े से बड़े जो काम है वो, मैं बड़े ऐसे वैद वैद लोगों को जानता हूँ जो सुबह बैठते हैं अपनी ओपीडी में, अगर 8 बजे बैठे तो शाम को 8 बजे उठेंगे। मेरे गुरु ऐसे थे, पुणे में था, तो ही इज़ ऑन द चेयर फ्रॉम 7 आई गेस इन द मॉर्निंग, और वो शाम तक मेरे जाने के बाद तक भी वो, मैं उनको चेयर पे छोड़ के जाता था 7, साढ़े 7, 8 बजे तक। तो देखो, कोई भी काम करना है तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, कि आप में वो ठहराव, आप में वो गहराई है। तो नया नया बच्चा क्या करेगा कि वो 1-2 घंटे तो बैठेगा, फिर उसको घूमना पड़ता है इधर उधर, कुछ ना कुछ काम याद आएगा उसको, ये करके आए क्या, तो फिर एक जाएगा तो उसके साथ 5-6 लोग साथ में जाएंगे, है ना, सेवादार बन के कभी, क्योंकि सबको ही उठना है। तो बैठना एक कला है, बैठना एक तपस्या है, बैठना एक पावर है। बिना जो आपका यम है और बिना नियम के ऊपर अच्छे से कमांड बनाकर अगर आप विल पावर से आसन में बैठ भी जाओगे तो वो दिमाग में सैलाब आ जाएगा थॉट्स का, और अगर आप दिमाग से उसको सीज करने की कोशिश करोगे तो एक दिन तो जिद से बैठ जाओगे, लेकिन उसमें सुख खत्म हो जाएगा। ये ध्यान रखो, सुख स्थिर आसनम, आप विल पावर से स्थिर आसनम तो बना सकते हो, सुख कैसे आएगा उसमें। शारीरिक सुख हो सकता है, क्या हो सकता है, आपके घुटने नहीं दुख रहे, आपका कुछ वो नहीं दुख रहा, लेकिन दिमाग में तो सुख खत्म हो गया ना, आपको अजीब लगने लग जाएगा कि इतनी देर बैठना कैसे है। तो सुख स्थिर आसनम, ये याद रखना, सुख शारीरिक भी है, सुख मानसिक भी है। तो पहले जब हम आसन को समझे, और आसन के लिए जो प्राणायाम हम अगले में बात करेंगे, तो कुछ खास प्राणायाम नहीं लिखे उन्होंने, तो वो वही है कि पूरक कुंभक रेचक जो है उसको बैलेंसिंग करने का बताया, कि तीनों को हम अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन यम छूट गया तो नियम करने का कोई फायदा नहीं, कर लोगे आप अपने विल से, कर ही रहे हैं लोग। मैं कई बार बोलता हूँ ना कि सीधा ही पहले दिन जाएंगे तो पहले दिन ही जाकर आसन वासन सब 6-7-10 तरह के आसन करके आएंगे हम, तो ये नहीं है। मतलब यम को, मेरे को लगता है यम के ऊपर कमांड बनाने के लिए, मेरी अगर मुझसे आप पूछो ऑनेस्टली, सिर्फ यम के ऊपर कमांड बनाने के लिए मुझे लगता है कि मुझे तो लगभग 1.5 साल 2 साल लगे होंगे। यम सिर्फ, नियम तो नियम खुद पैदा हो जाते बीच में, नियम के लिए आपको बहुत कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि यम अगर आपका पक्का हो गया, नियम यम में से पैदा होने वाला एक बड़ा अच्छा वो है, एक 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 बीज से निकलने वाला छोटा सा पौधा है। तो आप बीज को बस संभाल के अच्छी जगह पे उसको पानी दो, अच्छी सॉइल दो, तो उसमें नियम, उस यम के बीज में से नियम खुद ही पैदा होगा। और नियम के में से जो छोटा सा पत्ता निकलेगा, वो निकलेगा एक पावर का, जिसको हम बोलेंगे आसन। मैं अक्सर बोलता हूँ समझाने के लिए कि ऑलवेज रिमेंबर, फ्रूट इज द लास्ट थिंग दैट हैपन्स टू अ ट्री। ये बड़ा बरीक है समझने के लिए ना। ऐसा नहीं होता ना कभी भी कि आपने एक बीज बोया और बोला कि कल ही मेरे को आम दे दे, फिर मैं तेरी 5-6 साल ध्यान रखूंगा, मैं तेरे को बड़ा करूंगा। ऐसे कभी होता है? इट इज़ सो इलॉजिकल। लेकिन लाइफ में हम कई बार ऐसे ही गलती करते हैं कि आज हमने कुछ किया, कल हमें उसका फल चाहिए, नहीं गएगा, हम उठा के फेंक देते, फसल गंदी है, नहीं उगाएंगे। तो हमेशा याद रखिए कि किसी भी प्लांट में जो फ्रूट है, इट इज़ द लास्ट थिंग दैट हैपन्स टू अ ट्री। इन टर्म्स ऑफ पतंजलि, इट इज़ द कैवल्य, इट इज़ द, जो जिसको हम समाधि बोल देंगे, कैवल्य पतंजलि की भाषा में है। एनलाइटनमेंट बोल सकते हो, हालांकि एनलाइटनमेंट सही शब्द नहीं है, तो आप उसको मोक्ष बोल सकते हो, आपको जो नाम पसंद है आप बोल सकते हो। लेकिन दीज आर द लास्ट फ्रूट्स ऑफ द ट्री ऑफ लाइफ। बीज गल जाएगा तो पेड़ नहीं बनेगा,
पेड़ बन गया तो पेड़ की केयर नहीं होगी तो फल नहीं होंगे अच्छे। और एक और भी याद रखने वाली चीज़ है कि फ्रूट के पैदा होने से पहले उसमें एक फ्लावर लगता है, और फ्लावर को हम बोलते हैं द फ्लावर ऑफ ग्रेस। कि जब तक आप में वो रोते रोते चिड़चिड़ते होते हुए तो फल नहीं लगेंगे। यू शुड हैव दैट ग्रेस, यू शुड बी एज ब्यूटिफुल एज अ फ्लावर। उसके बाद ही फ्लावर इज द प्रूफ दैट फ्रूट विल डेफिनेटली हैपन। कांटा प्रूफ नहीं है फल का। फूल जो है वो एक 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 सबूत है, एक प्रॉमिस है कि फल होगा ही होगा। तो इसीलिए जब आप फूल की तरह खिलोगे विद द अटर ग्रेस, फ्रूट विल डेफिनेटली हैपन। जब आप फ्लावर की तरह खिलोगे फ्रूट विल डेफिनेटली हैपन। दिस इज द आइडिया। तो इसी को हम आसन को ही हम आप फ्रूट के जैसा देख लीजिए, फ्लावर के जैसा देख लीजिए। फ्रूट इसके ऊपर लगेगा। अच्छा, फ्रूट कौन सा लगेगा ये आपके स्वभाव के अकॉर्डिंगली, केला, आम, जो भी होगा। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, हर आम, हर फ्रूट मीठा ही है, सब में रस है। हर एक फल जो है वो शरीर को तर्पण करता है, लेकिन किसी फल का नाम पतंजलि हो सकता है, उसका फ्लेवर अलग है। किसी फल का नाम बुद्ध हो सकता है, उसका फ्लेवर अलग है। किसी फल का नाम महावीर हो सकता है, उसका फ्लेवर अलग है। तो है सब फल, लेकिन एक फल को दूसरे फल के साथ कंपेयर करोगे तो फलों का ही आप मतलब एसेंस ख़त्म कर दोगे। तो दिस इज़ द आइडिया। मुझे लगता है मैंने अपनी तरफ से ये जो आसन है उसको समझाने की कोशिश की है। सीरीज़ अभी हमारी चल ही रही है। जब तक चल रही है आपके पास एक मौका है कि आपको कुछ डाउट लगे, आप यू कैन थ्रो योर क्वेश्चंस। तो जब तक सीरीज़ चल रही है, जब ये बंद हो जाएगी फिर हम, मेरी वाइफ भी निकल जाएगी इससे, तो फिर मैं फिर से पीछे घूम के, मेरे से होता नहीं है काम। क्योंकि जब मैं वंस आई एम डन विद द बुक, मैं कोई बुक लिखता हूँ, जब वो बुक ख़त्म हो जाती है तो वापस में उसके, जैसे कई बार पब्लिशर बोल देते हैं कि सर ये अच्छा ठीक है बुक, इसका पार्ट सेकंड करना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे को पीछे वो जो जिस फेज़ में आया था उसी फेज़ में मैंने बुक लिख दिया, कुछ नया आई कैन परस्यू। तो शायद इस सीरीज़ में भी ऐसा हो जाए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जब तक सीरीज़ चल रही है आई एम इन दैट वाइब, आई एम इन दैट एनर्जी फेज़। तो जब भी आप आखिरी एपिसोड से पहले भी अगर आप कोई क्वेश्चन किसी फर्स्ट एपिसोड के नीचे भी कर दोगे, आई विल ट्राई कि बिफोर आई कंप्लीट द सीरीज़ मैं लगभग जितने भी सवाल हैं उसका जवाब, मैं वैसे तो जो सवाल मेरे को मिलते हैं कहीं से कई बार तो मैं उसको अपनी वीडियोज़ में ही कवर कर देता हूँ, लेकिन Q&A सेशन भी बनाया जा सकता है, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, जो अष्टांग योग है उसमें हमने कर लिया यम, उसमें हमने कर लिया नियम, उसके आगे हमने आसन को समझ लिया। कल हम करेंगे प्राणायाम। कल का मतलब है अगली एपिसोड में। थैंक यू।